In this lecture, we'll be gonna studying more on the torque, moment arm and the force. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि टॉर्क जब ही ज़्यादा होगी जब हम फोर्स लगाएंगे लॉन्ग डिस्टेंस पे, यानी कि अगर कोई टॉर्क है, अगर हमें उसको प्रोड्यूस करना है और अगर डिस्टेंस इज़ लॉन्ग तो द फोर्स रिक्वायर्ड इज़ लेस। लॉन्ग डिस्टेंस पर फोर्स कम चाहिए होगी और टॉर्क ज़्यादा होगी। शॉर्ट डिस्टेंसेस पर फोर्स जो है बहुत ज़्यादा चाहिए होगी और टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं होगी। That is the main concept that we discussed last time. Okay, so this is the diagram you can see over here, factors affecting the moment of a force or a torque, and this is the main diagram जिसके basis पर हम आगे का lecture शुरू करेंगे. So we have a topic of line of action of force, line of a action of a force. अब जो लाइन है अलॉन्ग विच अ फोर्स एक्ट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ अ एक्शन ऑफ फोर्स। ऐसी लाइन जिसके अलॉन्ग फोर्स लगाई जा रही है, दैट लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। ओके, यू कैन सी। सो लाइन बी सी इज़ द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स। ये जो लाइन बी सी आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ द बी एंड दिस इज़ द पॉइंट सी, और यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन जा रही है दैट इज़ कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, जिसके ऊपर हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसकी लाइन के अकॉर्डिंग में हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। So what is a moment arm? What is a moment arm? The perpendicular distance between the axis of rotation and the line of action of the force is called the moment arm. अब यहाँ पर इस डायग्राम में perpendicular distance एक तो मेरे पास B to C है, that is the parallel line, दोनों आपस में parallel lines हैं। मगर ये जो L की लाइन है, that is L, ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, B और C, और ये L is the moment arm. So L is the moment arm over here that represents the perpendicular distance from BC to L, or distance L. The torque या फिर moment of a force depends upon the force F at the moment arm of the force. यानी कि torque जो है वो depends करती है moment of a force पर, moment of a force यानी कि moment arm of a force, और उसी के साथ साथ टॉर्क डिपेंड करती है आपके दिस इज़ द मोमेंट ऑफ अ फोर्स एफ एंड द मोमेंट आर्म एल पर। तो ग्रेटर इज़ अ फोर्स, ग्रेटर इज़ द मोमेंट ऑफ द फोर्स, बिल्कुल बात है, अगर ज़्यादा फोर्स होगी ग्रेटर इज़ द फोर्स, सो ग्रेटर इज़ द मोमेंट ऑफ अ फोर्स। ये मैं मोमेंट ऑफ अ फोर्स को एफ एम से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सिमिलरली लॉन्गर इज़ द मोमेंट आर्म, लॉन्गर इज़ द मोमेंट आर्म, सो लॉन्गर इज़ द, यहाँ पे ग्रेटर इज़ द मोमेंट ऑफ फोर्स। लॉन्गर से अच्छा मैं यहाँ पर ग्रेटर इस्तेमाल करूँ इस वाले लाइन में। लॉन्गर इज़ द मोमेंट, सो ग्रेटर इज़ द मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, longer is the moment arm, longer is the moment arm, so longer is the moment of a force. तो हम कह सकते हैं that the moment of a force और torque, अब आई ना असल बात, moment of a force जिसको मैं कहता हूँ torque, और torque का जो सिंबल है that is somewhat like this, एक L बनाओ और एक ये बना दो, is equal to, torque is equals to the moment of a force or torque is determined by the product of force and moment arm. This is the mathematical representation of torque. दोबारा समझा देता हूँ मैं, कोई मसला नहीं है। टॉर्क जो है इस इक्वल टू द प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड द मोमेंट आर्म। दिस इज़ कॉल्ड द टॉर्क फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल, जिसके आप जरिए कैलकुलेट कर सकते हो। सो ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज़, इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ अ टॉर्क है दैट इज़ न्यूटन मीटर, वाइल फोर्स का सिर्फ न्यूटन होता है, सो इट इज़ न्यूटन मीटर। टॉर्क का क्योंकि मोमेंट आर्म का यूनिट होता है मीटर, मोमेंट आर्म का मीटर, फोर्स का न्यूटन, सो टॉर्क का क्या हुआ, न्यूटन मीटर। अ टॉर्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर इज कॉज्ड, प्रोड्यूस होती है बाय अ फोर्स, जब मैं फोर्स लगाता हूँ ऑफ 1 न्यूटन की, जो फोर्स एक्ट कर रही होती है 1 न्यूटन की परपेंडिकुलर to the
मोमेंट आर्म के। मोमेंट आर्म कैसा होना चाहिए? 1 मीटर लॉन्ग का होना चाहिए। सो दिस इज़ द डेफिनेशन फॉर द टॉर्क और द मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर आप उसको ऐसे भी कह सकते हो कि टॉर्क इन द सेंस ऑफ मोमेंट आर्म L एंड द मोमेंट ऑफ फोर्स F। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। सो वी हैव अ न्यूमेरिकल, लेट्स सॉल्व इट। अ मैकेनिक tightens the nut of a bicycle using a 15 centimeter, so bicycle using a 15 centimeter long spanner by exerting a force of 200 Newton. Find the torque that has tightened it. अब सिंपल है, मुझे फोर्स दी हुई है 200 न्यूटन और स्पैनर का मोमेंट आर्म दिया हुआ है, दैट इज़ लेंथ जो है उसकी 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 100, 0.15 मीटर, 0.15 मीटर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा। टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स टाइम मोमेंट आर्म, 200 मल्टीप्लाई बाय 0.15 एंड दैट इज़ 30 न्यूटन मीटर इज़ द टॉर्क रिक्वायर्ड टू टाइटन द नट ऑफ अ बाईसाइकिल। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द न्यूमेरिकल। सो इसी के साथ साथ हम अब आए हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के ऊपर। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल टेकन फ्रॉम योर बुक। सो अ फोर्स दैट टर्न्स अ स्पैनर और द पाना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज़ जनरली यूज टू टाइटन अ नट एज शोन इन द फिगर 4.313a। सो जो फोर्स है इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में मतलब समझो। क्लॉकवाइज इन लाइक दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज इन द अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस। सो ये जो आपको पार्ट ए में दिखाई जा रही है दैट इज़ द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा नट को टाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये MCQ के लिए याद रखना। द टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स टू प्रोड्यूस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मोमेंट। ऐसा मोमेंट जो कि उसको टॉर्क या फिर ऐसी टॉर्क जो कि उस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो क्लॉकवाइज की वजह से, दैट इज़ कॉल्ड द क्लॉकवाइज मोमेंट और द क्लॉकवाइज टॉर्क। ऑन द अदर हैंड, टू लूज करने के लिए नट को, द फोर्स इज अप्लाइड सच दैट इट टर्न्स द नट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर 4.13b। The torque or moment of the force so produced is called the anti-clockwise torque और anti-clockwise moment। अब आपको ये पिक्चर की रिप्रेजेंटेशन दी हुई, इट इज़ वेरी इजी। पार्ट ए में आपको क्लॉकवाइज में टाइट करने के लिए दिखाया जा रहा है। अभी आपके खाली लर्निंग के लिए नहीं, आपको अगर इन केस कभी आपके फॉर एग्जांपल बाइक का पंचर नट लूज हो जाए तो आपको अपनी फिजिक्स से वो बात याद रहेगी कि हाँ, अगर मेरे पास स्पैनर है तो मैं उसको क्लॉकवाइज करूँगा टाइट करने की नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज करूँगा लूज करने की नहीं। सो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगी। A body initially at rest does not rotate if some of all the clockwise moments acting on its body balanced by the sum of all the anti-clockwise moments acting on it. This is known as the principle of moments. According to the principle of moments, अब मेरी बात गौर से सुनना, ये क्या कह रहे हैं। A body is balanced, एक body है वो balanced है जब तक if the sum of clockwise moments, this one, wait a minute, sum of, अच्छा ये जो अब मैं बल्कि यार मैं किस तरह समझाऊँ, ओके, दिस इज़ द सिग्मा साइन विच मीन्स समेशन। जब तक बैलेंस होगी, जब तक सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ओके, एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स एक्टिंग ऑन इट। तो अब ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये आपको दो बहन भाई नज़र आ रहे हैं, एक का लार्ज वेट है, एक का स्मॉल वेट है, एक के पास लार्ज डिस्टेंस है, एक के पास स्मॉल डिस्टेंस है। चिल्ड्रन ऑन सी सॉ, एक नीचे जा रहा है, दूसरा भी नीचे जा रहा है, मगर क्यों, या फिर वो बैलेंस्ड क्यों है? दिस इज़ द बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सी सॉ एंड दिस इज़ द अनबैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सी सॉ। सो यू हैव अ क्विक क्विज, कैन अ स्मॉल चाइल्ड प्ले विद अ फैट चाइल्ड ऑन द सी सॉ, एक्सप्लेन हाउ। अगर आपका जो स्मॉल चाइल्ड है, छोटा बच्चा, वो अगर किसी मोटे बच्चे के साथ बैठ जाए तो क्या वो सी सॉ के ऊपर कर सकता है, या आपको खुद एनालाइज करके इसका आंसर ढूंढना है।
Two children are sitting on the seesaw such that they cannot swing. What is the net torque in this situation? जाहिर सी बात है, जब वो स्विंग नहीं कर रहे हैं सो इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई हुआ है, तो नेट टॉर्क इज बैलेंस्ड और नेट टॉर्क इज ज़ीरो ओवर हेयर. दैट्स वाई द स्विंग इज नॉट मूविंग. सो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के एक क्लॉकवाइज दूसरी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस रख रही है, जिस तरह हमें न्यूटन्स के लॉ में पढ़ा था और अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी हमने पढ़ा था, और इसमें हमने जिसका कोई क्विज़ है वो भी सॉल्व किया. तो इसी के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. अ मीटर रॉड इज सपोर्टेड एट इट्स मिडल पॉइंट ओ एज शोन इन द फिगर. ओके. द ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट पॉइंट बी. ओके, दिस इज द पॉइंट ब्लॉक ऑफ 10 न्यूटन 40 centimeter from O. Okay, the radius is 40 centimeter between these points. Find the weight of the block that balance at point A. यानी कि इस पॉइंट A वाले का वेट मालूम करना है मुझे, जबकि मुझे पॉइंट B वाले का वेट दिया हुआ है 10 न्यूटन और रेडियस मुझे दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर. ओके, और ये जो फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक A that balances point at A 25 सेंटीमीटर फ्रॉम O. यानी कि A जो है 25 सेंटीमीटर से रेडियस रखता है पॉइंट ओ से, जबकि बी जो है 40 सेंटीमीटर से रखता है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ से. अब यहीं से मुझे पता चल रहा है कि 40 वाले का टॉर्क ज़्यादा होगी क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पर है और उसको फोर्स भी कम चाहिए होगी. ठीक है. सो अगर ये 10 है तो मेरे ख्याल से W का 10 से ज़्यादा होना चाहिए, A का 10 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि W2 का W1 से कम होना चाहिए, यानी कि W1 का वेट ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उसका डिस्टेंस कम है. डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा चाहिए, फोर्स यानी कि वेट भी ज़्यादा होना चाहिए. सो W1 इज़ अननोन, W2 इज़ गिवन 10 न्यूटन, इसका जो है हमें वेट दिया हुआ है. ओके. मोमेंट आर्म ऑफ W1 का निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? मोमेंट आर्म ऑफ W1 इज़ इक्वल टू पॉइंट O से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर, और इसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो 100 में हो जाएगा 0.25 मीटर्स के अंदर. बहुत सिंपल बात है क्योंकि ऑब्वियस है मोमेंट आर्म तो दिया हुआ है ना हमें, डिस्टेंस या रेडियस. मोमेंट आर्म ऑफ W2 O से लेकर B तक का 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.40 मीटर्स. ओके. अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम्स, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, मोमेंटम नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ, ओके, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, क्योंकि प्रिंसिपल एक ही है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. तो इसके लिए क्या होना चाहिए? सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस, AC एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस, यानी कि मोमेंट ऑफ W2 मस्ट बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ W1, या फिर मैं कह सकता हूँ W1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मोमेंट आर्म ऑफ W2 से, मगर ओके इस तरह कर लेते हैं, इसको समझ आ जाएगा. असल में करना ये है कि मुझे मोमेंट नहीं चाहिए, मुझे वेट चाहिए W1 का. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, W1 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा मोमेंट आर्म ऑफ W2 से, और इसी तरह W1 को मैं इस वाले पर भी मल्टीप्लाई करा दूंगा मोमेंट आर्म ऑफ W1 से. ठीक है. यहाँ पर मोमेंट आर्म लिया W2 का, यहाँ पर मोमेंट आर्म लिया W1 का, जबकि W1 हमने दोनों राइट और लेफ्ट साइड पर इक्वल रखा. W1 मुझे नहीं पता वेट क्या है, मगर मोमेंट आर्म और W2 मुझे पता है, दैट इज़ O2 लेकर A इज़ इक्वल टू W2 का मुझे अभी मैं बताता हूँ क्या है, और मोमेंट आर्म और W1 मुझे पता है दैट इज़ O2 लेकर B. सो अब मैं ये लिख सकता हूँ दैट W1 मल्टीप्लाई बाय O से लेकर A तक का डिस्टेंस था 0.25 मीटर्स, और W2 मुझे दिया हुआ था 10 न्यूटन वेट, और O से लेकर B तक मुझे दिया हुआ था 0.40 मीटर्स. ठीक है. W1 would be equals to 10 Newton multiplied by 0.40 meter divided by 0.25 meters. मीटर से मीटर कैंसिल. सो W1 मेरे पास बचेगा
इन सबको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सो 16 न्यूटन इज़ माई आंसर. So the weight of W1 is 16 Newton. I hope you got all the points.